हेलो चिल्ड्रन, मैं सारिका भंबानी। वेलकम टू माय स्टैटिक्स क्लासेस। बच्चों, आज हम एक ही एग्जाम्पल से कई सारी चीजें समझेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं क्लास विद मी। तो बच्चों, मुझे किसी क्लास में, माना 11th क्लास में, स्टैटिक सब्जेक्ट में स्टूडेंट द्वारा स्कोर किए गए मार्क्स अवेलेबल कराए गए। ठीक है ना। यहाँ मेरे पास क्या डेटा अवेलेबल है? मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन स्टैटिक्स ऑफ क्लास 11। ठीक है ना। मान लेते हैं ये कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं? 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। और ये पेपर कितने मार्क्स का हुआ था? 50 मार्क्स का हुआ था। यानी ये जो मार्क्स दिए हुए हैं ये कितने में से दिए हुए? 50 में से दिए हुए। तो एक बार मैं इनको पढ़ लेती हूँ। 30, 25, 15, 30, 25, 20, 10, 45, 20, 10, 40, 20, 10, 30, 25 और 20, 15, 30, 20, 15, 15, 25, 20, 15, 35, 20, 20, 25, 35, 10। ये डेटा मुझे अवेलेबल कराए गए और मुझे कहा गया कि आप इन डेटा से किस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये जो डेटा है ये डेटा क्या कहलाते हैं? रॉ डेटा कहलाते हैं। ठीक है ना। रॉ डेटा मतलब डेटा कलेक्टेड बाय एन इन्वेस्टिगेटर ड्यूरिंग हिज इन्वेस्टिगेशन। ठीक है ना। जब किसी अनुसंधान कर्ता द्वारा अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो डेटा कलेक्ट किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? रॉ डेटा कहलाते हैं। रॉ डेटा क्या है? रॉ डेटा अपने ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं और अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो ये डेटा कौन से हैं? ये डेटा है रॉ डेटा। ठीक है ना। हिंदी में इसे बोला जाता है शुद्ध आंकड़े। ठीक है ना। हिंदी में इसे बोला जाता है शुद्ध आंकड़े। रॉ डेटा उसी तरह से होते हैं जैसे एक रॉ मटेरियल होता है। जैसे टेलर को एक कपड़ा दे दिया जाए और उसे कहा जाए कि आप इसमें से कुछ बनाइए। अगर वो टेलर इंटेलिजेंट होता है, होशियार टेलर होता है, तो उसे पता चल जाता है ये किस चीज का कपड़ा है। शर्ट का कपड़ा है तो वो उसमें से शर्ट बनाएगा, पैंट का कपड़ा है तो वो उसमें से क्या बनाएगा? पैंट बनाएगा। इसी तरह एक स्टैटिस्टिशियन होता है, वो भी अगर जानकार होगा तो उसे पता चल जाएगा कि इसमें से क्या करना है। अच्छा, मैंने भी अपना दिमाग दौड़ाया, दिमाग की बत्ती जलाई और मैंने कहा इन डेटा का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? इसे अरेंज किया। ठीक है ना। इन डेटा को क्या करना पड़ता है? अरेंज करना पड़ता है। किसी भी रिजल्ट में निकालने के लिए इन्हें ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। अच्छा, स्टैटिक्स में रिजल्ट निकालने के लिए डेटा क्या होना चाहिए? होमोजेनियस होना चाहिए, जिसे बोलते हैं सजातीय डेटा, सजातीय गुण होना चाहिए। मतलब वो एक ही उससे क्वालिटी से रिलेटेड होने चाहिए। जैसे हमें यहाँ पे जो डेटा अवेलेबल कराए गए, मार्क्स अवेलेबल कराए गए, वो किस चीज के? स्टैटिक सब्जेक्ट के मार्क्स अवेलेबल कराए। सारे ही स्टूडेंट्स के क्या दिए हुए हैं? स्टैटिक सब्जेक्ट्स में मार्क्स दिए हुए हैं। अगर किसी आधे बच्चों के मैथ्स के मार्क्स दिए हुए थे, आधे बच्चों के पॉलिटिकल साइंस के मार्क्स दिए हुए थे, या आधी क्लास आर्ट्स की हो, आधी कॉमर्स की हो, तो उनमें होमोजेनिटी का गुण नहीं होगा। मतलब वो एक गुण के सजातीय आंकड़े नहीं होते। अगर डेटा होमोजेनियस नहीं होते हैं तो उनसे भी कोई रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता। तो इसलिए सबसे पहले क्या कंडीशन है कि जो डेटा है उनमें वो होमोजेनियस होने चाहिए, मतलब एक ही गुण से रिलेटेड होने चाहिए। तो डेटा को से किसी तरह का रिजल्ट निकालने के लिए इन्हें ऑर्गेनाइज करना होता है, और ऑर्गेनाइज करने का बेस्ट फॉर्म है कि इन्हें सीरीज में कन्वर्ट कर दिया जाए। है ना। सीरीज में कन्वर्ट करना मतलब डेटा को किसी सीरियल से, किसी क्रम से उनको अरेंज करना या लिखना। तो सबसे पहले मैंने दिमाग लगा के मैंने ये सोचा, चलो सबसे पहले क्या कर लेते हैं। जैसे एक टेलर है, वो कपड़े की क्या करता है? पहले कटिंग करता है। ठीक है ना। नापता है उसको, फिर कटिंग करता है। तो मैंने भी सोचा फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, रोल नंबर वाइज इस डेटा को क्या कर लेते हैं? अरेंज कर लेते हैं। तो एक तरफ मैंने क्या लिखा? रोल नंबर लिखा स्टूडेंट्स का, और दूसरी तरफ उसका उनके मार्क्स लिखे। ठीक है ना। 1, 2। तो इस तरह से टेबल मेरे सामने आ गई। ये जो टेबल है ये कैसे है? अरेंजमेंट कैसा है? अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर। ये डेटा का अरेंजमेंट मैंने कैसे कर लिया? सीरियल नंबर से इसको अरेंज कर लिया। तो इधर तो मैंने रोल नंबर लिख लिए। जैसे एक रोल नंबर जिसका है उसके 30 मार्क्स आए हैं, 2 के 25,
3 के 15, 4 के 30, 5 के, इस तरफ मैंने रोल नंबर लिख लिया और इस तरफ मैंने क्या लिख लिया, रोल नंबर वाइज जो मार्क्स आए हैं जिस बच्चे के वो लिख लिए, ठीक है ना। तो ये जो मेरे पास टेबल मिली है उसको क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर, ठीक है ना। ये मैंने क्या किया, अरेंज किया डेटा को अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर। अच्छा, दूसरा स्टेप मैंने दूसरे क्या सोचा, मेरे दिमाग में आया कि चलो हम देखते हैं कि इसमें सबसे कम मार्क्स कितने हैं और सबसे हाईएस्ट मार्क्स कितने आए हैं, ठीक है ना। तो सबसे कम मैंने देखा कि मार्क्स कितने आए हैं, 10 मार्क्स सबसे कम आए हैं और हाईएस्ट मार्क्स कितने आए हैं, 45 मार्क्स आए। तो मैंने कहा चलो इन डेटा को क्या कर दिया जाता है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाता है, ठीक है ना। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, अब ये असेंडिंग ऑर्डर क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे कम नंबर, जो सबसे कम वैल्यू होती है उसको सबसे पहले लिखा जाता है और हाईएस्ट वैल्यू को सबसे बाद में लिखा जाता है, माना बढ़ते हुए क्रम में। असेंडिंग मतलब ऊपर चढ़ना, तो डेटा को बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है। तो पहले उस डेटा जो ये हमारे पास अवेलेबल है डेटा, इसमें से हम ये देखेंगे कि सबसे कम वैल्यू कहाँ पे है। तो सर्च करने पे सबसे कम वैल्यू मेरे को क्या मिली, 10 मिली और सबसे हाईएस्ट वैल्यू मुझे क्या मिली, 45 मिली। तो मैंने इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, माना बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर दिया। तो मेरे पास टेबल क्या सामने आई, ये जो सेकंड टेबल है ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में टेबल अवेलेबल है। तो ये मेरे पास क्या डेटा है, 10 10 10 10 15 15, इसी तरह से ये सारे, और हाईएस्ट वैल्यू क्या आ गई, 45 आ गई। इसको क्या बोलेंगे, अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। चलो फिर मैंने आगे और दिमाग लगाया, मैंने कहा कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, अब मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके देखती हूँ। इसको बोलते हैं घटते हुए क्रम में डेटा को अरेंज करना, ठीक है ना। डिसेंडिंग मतलब जब हम ऊपर से नीचे उतरते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें क्या किया जाता है, जो भी डेटा है उसकी हाईएस्ट वैल्यू जो है उसको पहले लिखा जाता है, मतलब सबसे ज्यादा मार्क्स किस बच्चे के आए हैं वो लिखा जाएगा, उसके बाद उससे कम किसके आए हैं, उससे कम किसके आए। तो ये मैंने 30 बच्चों के 30 स्टूडेंट के मार्क कैसे लिख लिए, घटते हुए क्रम में लिख लिए, और नीचे सबसे कम वैल्यू क्या आई है, 10 नंबर जिसके आए वो नीचे आए। मतलब ये जो असेंडिंग ऑर्डर से जस्ट अपोजिट क्या कहलाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा। इस तरह से मैंने डेटा को क्या किया, अरेंज किया, 3 तरह से डेटा को अरेंज किया है। तो इस तरह की जो सीरीज है उसको क्या बोला जाता है, इंडिविजुअल सीरीज बोला जाता है। हिंदी में इसे बोलते हैं व्यक्तिगत श्रेणी, है ना। इंडिविजुअल सीरीज यानी व्यक्तिगत श्रेणी में हर यूनिट या हर व्यक्ति की जो वैल्यू है वो अलग अलग लिखी जाती है, और ये 3 तरह की होती है। फर्स्ट टाइप इसका क्या है, अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर, और दूसरा क्या है, असेंडिंग ऑर्डर, और तीसरा क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। हिंदी में इसे बोलेंगे क्रमानुसार, और दूसरा है बढ़ते हुए क्रम में, और तीसरा है घटते हुए क्रम में। तो ये जो सीरीज है ये क्या कहलाती है, इंडिविजुअल सीरीज कहलाती है। अच्छा, फिर मैंने सोचा कि चलो इस डेटा पे आगे और मेहनत की जाए, इस पे आगे और काम किया जाए, तो इसको किस में चेंज कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी सीरीज में चेंज कर लेते हैं, आवृत्ति श्रृंखला में चेंज कर लेते हैं। तो मैंने इस तरह से कुछ टेबल बनाई, क्या, एक साइड मैंने लिखे मार्क्स, बीच में ये है टैली बार्स और ये है फ्रीक्वेंसी। इसको समझते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे ये जो डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं, इसमें सबसे कम कितने हैं, 10 मार्क्स हैं। तो 10 मार्क्स लिख लिए। 10 मार्क्स किसके हैं, 4 जनों के, 1 2 3 4। तो फ्रीक्वेंसी में ये लिख लिया मैंने 4। और ये होते हैं टैली बार्स। टैली बार्स किस तरह से लगाते हैं, 1 2 3 4 बार्स यानी लाइनें, है ना। टैली करने के लिए लाइनें लगा ली, तो ये लाइनें लिख दी, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगी, टैली बार्स। मतलब 10 मार्क्स है तो 1 2 3, मैं गिनते गिनते मैंने क्या लिख ली, बार्स लगाती गई, ठीक है ना। फिर उन बार्स को गिना तो ये कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है ना। इस तरह से मैंने टेबल बनाई। अब 15 मार्क्स कितने जनों के हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। पहले मैं गिनती गई, 1 2 3 4, और 5वें के लिए क्या होती है, ये तिरछी लाइन होती है, ठीक है ना। टैली बार्स का क्या रूल है, 4 लाइनें तो सीधी लगेंगी, उसके बाद 5वीं लाइन कैसे लगेगी, ऐसे
तिरछी लाइन लगेगी। तो 15 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं? 5 बच्चों के। अच्छा 20 मार्क्स नेक्स्ट कितने नंबर आ रहे हैं? 20 मार्क्स। 20 मार्क्स कितने जनों के आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बच्चों के 20 मार्क्स आए। तो 8 पहले हम टैली बार्स लगाएंगे, ठीक है ना। 1 2 3 4, यहां मैं आपको दोबारा लगा के दिखा रही हूँ टैली बार। 5वीं लाइन तिरछी और फिर 6 7 और 8, ठीक है ना। 8 टैली बार्स और फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। ऐसे नेक्स्ट नंबर क्या आ रहा है? 25 आ रहा है। 25 कितने जनों के आ रहे हैं? 1 2 3 4 और 5। तो 25 कितने जनों के आ रहे हैं? 5 जनों के। तो 5 के लिए क्या टैली बार्स है? 1 2 3 4 सीधी और 1 तिरछी। इसके आगे फ्रीक्वेंसी में क्या लिख लिया? 5 लिख लिया। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आ रहा है? 30। 30 कितने जनों के आ रहे हैं? 1 2 3 4। तो 30 के आगे हमने 4 लिख लिया। और टैली बार्स कैसे लगाइए? 1 2 3 और 4, ठीक है ना। ये टैली बार्स मैं आपको लगाना सिखा रही हूँ। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट नंबर कितना है? 35। 35 कितने जनों के आए? 2 जने के 35 मार्क्स आए। 35 लिख लिया, 2 टैली बार्स लगा ली और आगे लिख लिया 2, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी में लिख लिया 2। अच्छा नेक्स्ट कितने मार्क्स हैं? 40 मार्क्स हैं। कितने जनों के आए हैं? 1 जनों के, 1 बच्चे के 40 मार्क्स आए। 40 टैली बार्स में 1 लाइन लगाई और फ्रीक्वेंसी में क्या लिख लिया? 1 लिख लिया। और नेक्स्ट नंबर क्या आ रहा है? 45। 45 कितने जनों के हैं? 1 बच्चे के 45 मार्क्स आए। इधर टैली बार में 1 लगा ली और ये 1 लिख लिया। इन सबका टोटल हमारे इस टोटल से मिलना चाहिए, मतलब ये टोटल कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए। तो इसको मैंने क्या कर दिया? फ्रीक्वेंसी सीरीज में अरेंज कर लिया। अच्छा यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी वर्ड आ रहा है। फ्रीक्वेंसी वर्ड मतलब कोई भी जब हम ऑब्जर्वेशन में जो वैल्यू जितनी बार रिपीट हो रही है वो क्या होती है? उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पे पहला वैल्यू क्या है? 10 है। 10 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 और 4। तो यानी कि 10 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 4 है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी मतलब कितना फ्रीक्वेंटली वो वैल्यू हमारे सामने आ रही है, हमारे ऑब्जर्वेशन में जो ये वैल्यू है वो कितनी बार आ रही है। तो 10 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 10 कितनी बार रिपीट हो रहा है? नंबर 4 बार रिपीट हो रहा है। तो 10 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 4। अच्छा हमने ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो 15 माह कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 और 5। तो 15 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 5 है। ऐसी 20 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 8 है। यानी जो नंबर जितनी बार रिपीट होता है वो क्या कहलाती है? उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो इस टेबल से हमें फ्रीक्वेंसी सीरीज और फ्रीक्वेंसी का और टैली बार्स का मतलब समझ में आ गया। अच्छा इस तरह की जो ये सीरीज बनती है उसे क्या बोला जाता है? डिस्क्रीट सीरीज बोला जाता है। हिंदी में इसे बोलते हैं खंडित श्रेणी, ठीक है ना। वैल्यूज दी हुई होती है और फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है। तो इस तरह जो सीरीज बनी है इसे बोला जाता है डिस्क्रीट सीरीज। दूसरी होती है कंटिन्यूअस सीरीज, है ना। कंटिन्यूअस सीरीज तब बनाई जाती है जब यूनिट्स किसमें दी हुई होती है? कंप्लीट नंबर्स में ना दी होकर किसमें दी हुई हो? डेसिमल में या फ्रैक्शनल नंबर्स में दी हुई हो। मान लीजिए यहाँ पे क्लास में जो नंबर है वो पॉइंट्स में डेसिमल में दिए जा रहे हैं। जैसे किसी बच्चे के 14.5 मार्क्स आ रहे हैं या 13.5 मार्क्स आ रहे हैं या पॉइंट्स में डेसिमल में भी नंबर दिए जा रहे हैं। तो कौन सी सीरीज बनाई जाएगी? कंटिन्यूअस सीरीज बनाई जाएगी। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या किया जाता है? यूनिट्स को एक लिमिट्स में लिखा जाता है ना, इंटरवल्स में लिखा जाता है। जैसे ये एक कंटिन्यूअस सीरीज का एग्जाम्पल है। यहाँ पे जो ये हमने एग्जाम्पल लिया है वो कंटिन्यूअस सीरीज में अगर इसको शो करेंगे तो ग्रुप्स में बनाएंगे। जैसे 10 से 20 के बीच का ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप क्या बनेगा? 10 to 20। सेकेंड ग्रुप 20 से 30। थर्ड ग्रुप क्या बनाएंगे? 30 to 40 का। और फोर्थ ग्रुप क्या बनाएंगे? 40 to 50 का ग्रुप बना के हम इसमें लिखेंगे। 10 से 20 में कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 बच्चों के मार्क्स कितने आए हैं? 10 से 20 के ग्रुप में आए हैं। ऐसे 20 to 30 के बीच में कितने बच्चों के आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। 13 बच्चों के मार्क्स कितने आए हैं? 20 से 20 के 25 30 के बीच में आए हैं। ऐसे 30 to 40 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं? 1 2 3 4 5 और 6। 6 बच्चों के मार्क्स किस ग्रुप में आए हैं? 30 से लेकर
40 के बीच में, और 40 to 50 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं? 2 बच्चों के मार्क्स आए हैं, तो 2 इनकी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसके लिए हम कुछ टर्म समझ लेते हैं। जैसे ये हमने कंटिन्यूअस सीरीज का ये एग्जांपल देखा, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या आती है? क्लासेस, ठीक है ना। क्लासेस क्या है? क्लासेस है ग्रुप ऑफ नंबर्स, है ना, संख्याओं का समूह। जैसे ये क्या है? एक क्लास है, ठीक है ना। फर्स्ट जो ग्रुप्स बने हुए हैं वो क्या माने जाएंगे? क्लास माने जाएंगे। इन ग्रुप्स में क्या है? उनकी फ्रीक्वेंसी को दिखाया जा रहा है। अच्छा, दूसरा वर्ड क्या है? क्लास यानी कि ग्रुप ऑफ नंबर विच इंक्लूड्स आइटम, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे कितनी क्लासेस है? 1, 2, 3 और 4 क्लासेस है। 4 ग्रुप बने हुए हैं जिसमें क्या दिखाया जा रहा है? आइटम्स को दिखाया जा रहा है, तो इनको क्या बोलेंगे? क्लासेस बोलेंगे। दूसरा क्या है? क्लासेस में, हर क्लास में क्या होती है? 2 लिमिट होती हैं, ठीक है ना। 2 लिमिट्स को बना के एक क्लास, एक ग्रुप बनाया जाता है। ये लिमिट कौन कौन सी होती है? फर्स्ट लिमिट को तो बोला जाता है लोअर लिमिट, और सेकेंड लिमिट को बोला जाता है अपर लिमिट, ठीक है ना। निम्न सीमा और उच्च सीमा, इन दोनों लिमिट्स को बना के ही क्या बनता है? क्लास बनता है, ठीक है ना। अच्छा, थर्ड क्या आ रहा है? क्लास इंटरवल। थर्ड टर्म क्या आ रही है? क्लास इंटरवल। क्या क्लास इंटरवल क्या होते हैं? डिफरेंस ऑफ 2 लिमिट्स, 2 लिमिट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा? क्लास इंटरवल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हर लिमिट के बीच में कितने का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है, ठीक है ना। 10 का जो ये डिफरेंस है ये क्या हो जाएगा? क्लास इंटरवल हो जाएगा। क्लास इंटरवल को फाइंड आउट करने का एक सिंपल तरीका क्या है? अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगी? क्लास इंटरवल आ जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट टर्म क्या आ रही है? मिड वैल्यू, है ना। मिड वैल्यू क्या होती है? दोनों सीमा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच की जो वैल्यू होती है उसको क्या बोला जाता है? मिड वैल्यू बोला जाता है, या इसे एवरेज ऑफ लिमिट्स भी बोला जाता है। दोनों लिमिट्स का जो एवरेज है वो क्या है? मिड वैल्यू है। इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? लोअर लिमिट, हर क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके उसमें 2 को डिवाइड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगी? उसकी मिड वैल्यू आ जाएगी। जैसे इस ग्रुप की मिड वैल्यू कितनी आ रही है? 15 आ रही है, ठीक है ना। दोनों वैल्यूज को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। दोनों को ऐड किया तो कितना आया? 30 में 2 को डिवाइड किया कितना आया? 15। इन दोनों को ऐड करेंगे, 50 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा 25। इन दोनों को ऐड करेंगे 70 डिवाइड बाय 35। इसके बाद जो ऐड करेंगे 90 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा? 45। तो ये क्या है? इन क्लासेस की क्या है? मिड वैल्यू है। अच्छा, ये ध्यान देना, हर मिड वैल्यू का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल आएगा? क्लास इंटरवल के इक्वल ही आएगा। जैसे 15 और 25 के बीच कितना फर्क है? 10 का फर्क है। तो ये डिफरेंस कितना होना चाहिए? इन क्लास इंटरवल के, जो क्लास इंटरवल के इक्वल डिफरेंस होगा ये, ठीक है ना। तो ये कुछ टर्म्स हैं। तो आज हमने एक ही एग्जांपल से क्या क्या समझा? रॉ डेटा क्या होते हैं? डेटा जो कि एक इन्वेस्टिगेटर द्वारा अपने सर्वे के दौरान कलेक्ट किए जाते हैं। ये ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं और अनऑर्गेनाइज्ड वे में होते हैं। किसी भी तरह का रिजल्ट पाने के लिए इन डेटा को क्या करना होता है? ऑर्गेनाइज करना होता है, अरेंज करना होता है। तो ये अरेंजमेंट किस तरह से किया जाता है? सीरीज में इन डेटा को सीरीज में कन्वर्ट करके इन्हें अरेंज किया जा सकता है। ये सीरीज कितनी तरह की होती है? 2 तरह की होती है। एक होती है इंडिविजुअल सीरीज और दूसरी होती है फ्रीक्वेंसी सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में डेटा को 3 तरह से अरेंज किया जा सकता है, अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर, दूसरा है असेंडिंग ऑर्डर में और तीसरा है डिसेंडिंग ऑर्डर में। अच्छा, फ्रीक्वेंसी सीरीज भी 2 तरह की होती है, पहली डिस्क्रीट सीरीज और दूसरी कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज के भी 4 टाइप्स हैं, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, ओपन एंड सीरीज और क्यूमुलेटिव सीरीज। इन कंटिन्यूअस सीरीज में मैंने शॉर्ट लेक्चर बनाया है जिसका लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगी, उसे आप जरूर देखें। और स्टैटिक्स के इस तरह की और यूजफुल वीडियो को देखने के लिए देखते रहें क्लास विद मी, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, गुड लक एंड गुड बाय टिल नेक्स्ट टाइम।